तो ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं सीवीपी एनालिसिस का। अगर कोई टैक्स इन्वायरमेंट आ जाए, कोई टैक्स की प्रॉब्लम, कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो क्वेश्चन में, तो टैक्स को हमने कैसे डील करना है सीवीपी के क्वेश्चंस में। तो ये ज़रा आप अच्छे से समझेंगे इसको। सो अब ये क्वेश्चन है जी, एक इसमें टैक्स के इश्यूज हैं कि रहमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट नेमली बीटा। तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, उसका नाम बीटा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू बीटा, बीटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये कह रहे हैं जो हम जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें हम देखें जी, सेल्स रेवेन्यू 300 मिलियन है, ये फॉर द ईयर एंडेड, रिसेंट ईयर एंडेड 30 जून 2018 है। तो बीटा प्रोडक्ट है, उसका रेवेन्यू 300 मिलियन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज 20%। इसका मतलब है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो 80% हैं। एनुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 20 मिलियन के, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 25 मिलियन, टैक्स रेट इज 25%। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो हम टैक्स के हवाले से जो है वो डील करें। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने टारगेट प्रॉफिट को डील करते हुए बिफोर टैक्स इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो ये उसी जो कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर विच विल एंड ऑन 30 जून 2019, नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं कि एंड में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। सेल प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%, बट द वॉल्यूम इन डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में एक सिचुएशन एज्यूम भी की थी, उसको सॉल्व किया था। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, एक स्टूडेंट ने पूछा था, ये क्वेश्चन भी उन्होंने फॉरवर्ड किया है। आप भी कोई क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, यू कैन फॉरवर्ड दोज क्वेश्चंस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 4%। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट, उसमें 4% का जो है इंक्रीज प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए ड्यू टू इन्फ्लेशन। और एनुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 10% बढ़ेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब इस ये पास फेयर का क्वेश्चन है, पिफा के पास फेयर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो खैर ये अच्छा क्वेश्चन है आईसीएमपी के लेवल के हिसाब से भी। तो आप इसको देख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कह रहे हैं जी आप कैलकुलेट करें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप सबको याद होना चाहिए, जो फार्मूला था याद उस तरह से आपने नहीं करनी चीज़ें कि जी आपको कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो। तो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल्स माइनस ओवर बीपी सेल्स, तो कितनी ज़्यादा सेल्स की है आपने बीपी से, तो बीपी। तो सेल्स भी हमें रुपीज़ में दी हुई हैं और बीपी भी हम रुपीज़ में फाइंड आउट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कह रहे हैं आपसे, सॉरी डिफाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं। तो आप कैलकुलेट भी हम कर लेते हैं। खैर, डिफाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप बताएंगे जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स दैट हो मच अबव दैट बीपी एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिंग के, इतनी अगर सेल्स कम भी हो जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन लॉस में नहीं जाएगी, बीपी पे आएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो गिवन है वो 300 मिलियन है क्वेश्चन में। तो 300 मिलियन माइनस बीपी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं 20 मिलियन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बारे में नहीं बता रहे फिक्स्ड है या वेरिएबल है, वो ये ज्यूम के जी वो फिक्स्ड है। आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फिक्स्ड होती है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो, रुपीज़ में निकालना है तो सी एस रेशो से आपने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा सिंपल। तो खैर आपने इसको डिफाइन करना था, हमने इसको कैलकुलेट भी कर लिया। तो 45 को आप डिवाइड करेंगे 20 प्लस 25, 45 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये बनता है जी 225। तो 75 मिलियन जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो सिंपल है। अब बी वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सी एस रेशो से या सी एम रेशो से, वी गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो बिफोर टैक्स यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी आपके यूनिट्स तो गिवन नहीं है, जाहिर है, तो यूनिट्स गिवन नहीं है इसलिए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में निकाला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन गिवन भी नहीं थी, रिक्वायर्ड भी नहीं थी, सॉरी।
सेल्स जो है वो हमारे पास 300 मिलियन है, तो 300 मिलियन की सेल्स हैं रुपी में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप CM रेशो से, CM रेशो इज 20%, ठीक है। तो इस सूरत में 60 मिलियन का जो है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, माइनस 20 मिलियन प्लस 45 मिलियन, 25 मिलियन, तो टोटल 45 हो जाएगा। ये फिक्स एक्सपेंसेस हैं, फिक्स एक्टिव रेट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सो बिफोर टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा जी हमारे पास, तो ये बनता है 60 माइनस 45 मिलियन इक्वल्स टू 15 मिलियन। तो ये सिंपल है। इसके बाद देखें जी सी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर है, 2019 के लिए कह रहे हैं आप। 2019 में जाहिर है आप फिर आप वो कह रहे हैं कि जी हमारी प्रोजेक्शंस हैं कि ये चेंजेस आएंगी, तो 2019 का प्रॉफिट निकालते हुए आप इन प्रोजेक्शंस को सामने रखेंगे जाहिर है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या, सेल्स प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%, बट सेल्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 5%, ठीक है जी। सेल्स वॉल्यूम में 5% डिक्रीज है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 4%, वेरिएबल कॉस्ट में 4% की जो है वो कमी है। तो सेल प्राइस जो है वो बढ़ रही है 10% से, सेल प्राइस 10% से बढ़ेगी तो जाहिर है सेल्स 10% बढ़ेंगी। अब सेल्स में 10% इंक्रीज आएगा सेल्स प्राइस बढ़ने से, और वॉल्यूम कम होने से 5% वॉल्यूम कम हो रहा है तो 5% कमी आ जाएगी, ठीक है जी। तो 10% इंक्रीज है, 5% रिडक्शन है, तो इसको हम डील करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, अब वॉल्यूम कम होने से तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगी ना, वॉल्यूम 5% कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5% कम हो जाएगी, ठीक है। तो खैर वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, इसको हम डिफरेंट वे में इसको डील करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 4%, ठीक है जी, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से 4% इंक्रीज है। तो यहाँ पे आप मेरा ध्यान से देखना है कि इसको मैं यहाँ पे आप देखें कि सेल्स जो है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी नेक्स्ट ईयर का 2019 का बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालना है आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे जी बिफोर टैक्स प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड, जो भी डेट है जी मैं आप प्रिंसिपल 2019 लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर क्वेश्चन से देख के डेट लिखेंगे। तो सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे CM परसेंटेज से और फिक्स एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे, यू विल गेट वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस पार्ट में यूज किया। अब सेल जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी अलग से, ठीक है। तो ये वर्किंग वन मैं कर रहा हूँ जी सेल्स के लिए। तो पहले लास्ट क्वार्टर में आप लास्ट पीरियड में सेल्स देखें तो 300 मिलियन है, ठीक है, और 10% प्राइस बढ़ रही है, तो लास्ट पीरियड में जो सेल्स हैं वो 300 मिलियन है, और इसमें 10% प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू 10% बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम आपका कम हो रहा है 5%, तो वॉल्यूम कम होने से, ठीक है, तो ये 5% रिडक्शन आ गई। तो कोई भी वैल्यू अपना 100% होती है ना, तो सेल्स प्राइस बढ़ने से अगर जितने परसेंट प्राइस बढ़ेगी उतने परसेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, तो 10% रेवेन्यू बढ़ के 110% हो गया, और 100 में से 5% की कमी होगी तो 95%, तो 0.95 लिख लें या यहाँ पे 1.1 लिख लें, सेम थिंग। तो 2009 जो है 19 जो है उसका जो रेवेन्यू आएगा हमारे पास 300,000 इंटू 1.1 इंटू 0.95, तो ये 313.5 मिलियन हमारे पास बनती है वैल्यूज, ठीक है। तो 313.5 मिलियन, ठीक है। तो ये टोटल है हमारे पास, ये अभी आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे यूनिट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, तो कह रहे सेलिंग हमें पता होना चाहिए कि जब सेलिंग प्राइस 10% बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी 10% बढ़ेगा, तो रेवेन्यू को 10% बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जितना वॉल्यूम कम होता है उतना रेवेन्यू कम होगा, तो वॉल्यूम 5% कम हो रहा है तो हमने रेवेन्यू को भी 5% कम किया है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि हर दफ़ा आपको सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी, ये इनडायरेक्टली आपको टोटल प्राइस पता है, आपको पता है कि जी टोटल सेल वैल्यू ये है, प्राइस बढ़ने से प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू बढ़ता है, तो 10% प्राइस बढ़ी है तो 10% हमने बढ़ा दिया, और वॉल्यूम कम होने से भी प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू कम होता है, तो 5% वॉल्यूम कम होता है, 5% हमने कम कर दिया। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है इसकी जरा कैलकुलेशन ध्यान से सीखेंगे, ठीक है जी।
तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आप देखें, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, ये जरा ध्यान से देखना है। पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 20%। तो सीएम रेशो अब हम नहीं निकालेंगे। 20% का क्या मतलब है कि 2.1 में से 0.2 जो है वो सीएम है और 0.8 वाज कॉस्ट। तो पहले हमारे पास सीएम कैसे आ रहा था कि 1 हमारे पास रेवेन्यू है, यूनिटरी मेथड को आपने देखना है, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर 1 रुपी का रेवेन्यू था अगर, तो कॉस्ट कितनी थी, 20% सीएम है तो कॉस्ट कितनी है, 80%, 0.8 वाज द कॉस्ट। ठीक है, और इसको आपने ये 0.2 आ गया, लास्ट ईयर रेवेन्यू 1 था तो 1 से डिवाइड किया था, तो ये 20% था। लास्ट ईयर सीएम 20% था, ये 20% ही बनता है ना, ये 20% आपको गिवन है, तो मैंने 20% को इस तरह से लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपने देखना है कि जी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी है, बाय 10%। तो इसको 10% बढ़ा दिया, 110% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10% बढ़ा दिया, 110% क्या होता है, 1.1 मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 बढ़ के कितना हो गया, 1.1। 1 में 10% इंक्रीज गया तो कितना होता है, 1 का 10% क्या होता है, 0.1। तो 1 में 10% इंक्रीज आ गया, इसका मतलब 1 में 0.1 ऐड हो गया। अब नई सेलिंग प्राइस होगी 1.1। ठीक है, और रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में 4% इंक्रीज है, तो इसको 104% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.04, 104% क्या होता है, 1.04। ये नई वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो नया रेवेन्यू ये है, तो ये नया सीएम आ गया ना, नई नई सेलिंग प्राइस से नई वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो नया सीएम आ गया, नया सीएम को नई सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो नई सीएम रेशो आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल वॉल्यूम की वजह से आपका सीएम रेशो अफेक्ट नहीं होती, आपकी वॉल्यूम की वजह से सेलिंग प्राइस अफेक्ट होती है, नहीं होती। आपके वॉल्यूम चेंज होने से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ठीक हो गया, सीवीपी में नहीं पड़ता, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात करें, रेलेवेंट रेंज की बात करें। ठीक है, तो पर यूनिट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल पे फर्क पड़ता है। वॉल्यूम का यहाँ पे आप जो है कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम से आप सेलिंग प्राइस आपकी 1.1 है, वॉल्यूम चाहे जितना भी हो हर यूनिट के लिए 1.1 है एंड सो ऑन, तो वॉल्यूम का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो 1.1 को आप मल्टी ये 1.1 से माइनस करेंगे 0.8 इंटू 1.04, तो ये सीएम हमारे पास बन जाता है 0.268। ठीक है, तो 0.2 से इंक्रीज होके 0.268 हो गया, उसको डिवाइड करेंगे 1.1 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आप करना चाहें, तो ये बनता है जी हमारे पास 24.3636%। ठीक है, इसको अगर हम 4 डिजिट तक ले जाएं, तो ये नया सीएम है। ठीक है, नई सीएम रेशो, तो अब बड़ा बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेल्स हमारे पास है जी 313.5, ये कहाँ से आया, वर्किंग वन से, साथ लिख देंगे मिलियन, इनटू 24.3636% माइनस फिक्स एक्सपेंसेस वही हमारे पास 20 मिलियन फिक्स एक्टिव रेट है, 25 मिलियन फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक, तो ये सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें पहले 313.5 को सीएम रेशो से, ये हमारे पास सीएम की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से आप माइनस कर देंगे। और ये फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बढ़े हैं, आप देखें क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड में भी इन्फ्लेशन है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं बढ़ी। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आपने करनी है कि सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़े हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड एक्टिविटीज हैं, ये 20 मिलियन बढ़ रहे हैं, तो 20 मिलियन 10% बढ़े हैं, ये 1.1 से या 110% से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और प्लस 25 मिलियन एज इट इज आ जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इससे माइनस करेंगे आप, ये 20 मिलियन बढ़ के 22 मिलियन हो जाएंगे, 10% बढ़ेंगे तो, और 25 मिलियन एज इट इज रहेगा, तो ये नया प्रॉफिट आ जाएगा जी 29.38। ठीक है, मिलियन, 29.38 मिलियन है जी हमारे पास 2019 का बिफोर टैक्स प्रॉफिट।
तो यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन आप चैट में लिख रहे हैं वो मैंने साथ साथ जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखें, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन सबको आनी चाहिए, ठीक है, जिसको फॉलो करना है सारों ने। कैलकुलेट द CM रेशो फॉर 2019, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो CM रेशो हमने अभी, आपको याद होगा कि यहाँ पे ये हमने कैलकुलेशन की है। तो ये हमारे पास CM रेशो वो अब मांग रहे हैं आपसे, तो ये पॉइंट डी रिक्वायरमेंट का ये आंसर है 24.36%। फिर आपसे वो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं रेवेन्यू में फॉर 19, तो बहुत आसान है। रेवेन्यू में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं आप, तो पॉइंट ई, तो BEP रुपीज पूछ रहे हैं सिंपल, सो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर CM रेशो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये फिक्स कॉस्ट है ना, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू 20 मिलियन जो है वो बढ़ रहा है 10% से, इंटू 1.122 बिलियन है, ये फिक्स फैक्ट्री रेट बढ़ रहे हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेम है, और CM रेशो जो है वो 24.3636% है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नए BEP की। तो 47 मिलियन फिक्स कॉस्ट बनती है, उसको अगर आप 0.243636 से डिवाइड कर लें तो यू विल गेट 192.91 मिलियन। ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है इन रुपीस, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास पहले से मौजूद थी, CM रेशो भी हम पहली रिक्वायरमेंट्स में निकाल चुके हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो पूछ रहे हैं फॉर बोथ ईयर्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने ये 18 के लिए निकाला है फॉर 2018, ठीक है, और साथ में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी निकाल लेते हैं 18 के लिए। वो मैं चले नीचे निकाल लेता हूँ। तो 2018 के लिए पॉइंट F दोनों के लिए, 18 और 19 दोनों के लिए। तो 18 का आप देखें जी, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 75 मिलियन। 75 मिलियन को आपने सेल से सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। तो पॉइंट F, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो फॉर 2018। तो ये लेक्चर नंबर 4 है, कुछ स्टूडेंट्स आज ही ज्वाइन करें तो जाहिर है फिर उनको प्रीवियस लेक्चर्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। और आज हम कुछ नई चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो अटेंटिव रहेंगे सब। इसमें आप देखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2018 के लिए हमने निकाला था, डेट वाज 75 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड करना होता है आपने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाती है, ठीक है। तो ये 25% बनता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है, फॉर 19। तो 19 की सेल्स हमने देखी हैं कितनी आ रही हैं, 313.5। तो पहले मैं फार्मूला दोबारा से लिख देता हूँ। सेल्स में से आप BEP सेल्स माइनस करते हैं, ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को दोबारा सेल से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाती है परसेंटेज में। तो सेल्स 313.5 होंगी नेक्स्ट ईयर, हमने देखा है अभी। और ये BEP अभी हमने निकाला है नेक्स्ट ईयर 192.91, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया सेल से ही, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाएगी आपके पास। सो 313.5 डिवाइडेड बाय माइनस 192.91, तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, डिफरेंस इसको डिवाइड कर देंगे 313.5 से, यू गेट 38.46%। तो राउंड ऑफ करके 47% हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। अभी तक वो टैक्स का आपसे उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है। अब वो टैक्स का पूछ रहे हैं, जो टैक्स जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो G है, ठीक है। कैलकुलेट द रेवेन्यू टू अचीव आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 मिलियन। 60 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए, कह रहे हैं जी आप रेवेन्यू बताएं कितना अर्न करेंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट H है जी, H रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो टारगेट प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना आप, टारगेट सेल्स पूछ रहे हैं, टारगेट सेल कितने रुपीस की सेल करेंगे तो 60 मिलियन का प्रॉफिट होगा।
तो हमने सीखा हुआ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ये कौन सा टारगेट प्रॉफिट होता है, मैंने बताया था आपको, बिफोर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स। वो कह रहे हैं आफ्टर टैक्स, तो हम आफ्टर टैक्स को पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि रुपीज़ हमने निकालने हैं तो CM रेशो से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है डिटेल से। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है जी, 20 मिलियन जो है वो 10% बढ़े, और 25 मिलियन एज इट इज़ आगे 47 मिलियन, और बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमने लिखना है, वो आफ्टर टैक्स है। 60 क्या है, आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसको 0.75 से डिवाइड करेंगे। ये क्यों करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। डिवाइडेड बाय CM रेशो इज 24.3636%, ये हमने निकाली हुई है। अब देखें बिफोर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट। टैक्स ऐसे निकलता है, तो ये टैक्स माइनस हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है ये हमें नहीं पता है, हमने निकालना है। टैक्स रेट कितना है, 0.25। ठीक है जी, सॉरी हाँ जी 0.25 किसका, बिफोर टैक्स प्रॉफिट का। बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमें नहीं पता, एक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 60 मिलियन। हमें बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स हमने ज्यूम किया है, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स। ये इसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि ये मैंने क्यों 0.75 से क्यों डिवाइड किया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स जो है, इसके मार्क्स आप बचपन में ले चुके हुए हैं, ठीक है जी। तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे 1x है ना बेसिकली, ये सबको पता है। 1x में से 0.25x माइनस करेंगे तो 0.75x रह जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 60 मिलियन। तो x कितना है, 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.75। तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.75। इसको कहते हैं क्रॉस अप करना, तो क्रॉस अप कर लिया हमने, राइट। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इसको डिवाइड वगैरह कर दें, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपल आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितनी सेल्स होंगी तो 60 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आप अर्न कर सकेंगे। तो 60 को अगर हम डिवाइड कर दें 0.75 से, तो ये बनता है हमारे पास 80 मिलियन। तो ये कितना है, 47 मिलियन प्लस 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.243636, डेट्स इट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है जी 521.27 मिलियन। इतना आप अगर रेवेन्यू अर्न करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अर्न 80 मिलियन बिफोर टैक्स प्रॉफिट या 60 मिलियन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, सेम थिंग। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अगर आप की क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, आप देखें इसके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक आप इसके मार्क्स देखें, ठीक है जी। तो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना लेंथी CMA में आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन स्टिल जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं कि आपने देखना है कि जी ये इस तरह की अगर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि परसेंटेजेस के हवाले से उनको कैसे डील करना है, टैक्सेस को कैसे डील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो जी आप पूछें इसमें, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में ही ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो सीखा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करें ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए कॉन्सेप्ट आपके पास। कॉन्सेप्ट हम बार बार रिफ़्रेश करें तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जी आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस है। ये आपको आना चाहिए, और जस्ट एक रिफ्रेशर के तौर पे जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके सामने ये दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ चीज़।
आप कह रहे हैं जी कि ये कोलिन डुरेस से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि गैरिसन और नूरीन से आपने प्रॉब्लम्स भी मुकम्मल करनी है और एक्सरसाइज भी मुकम्मल करनी है। उसमें अगर कोई जो कोई क्वेश्चन है कोई आपसे सॉल्व नहीं हुआ, यू कैन आस्क। इसी तरह से कोलिन डुरेस से भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, और वो एक दो दिन हम मजीद जो है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन CVP के करते रहेंगे, ताकि आप जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो कैसे जितनी दफ़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा उतने चांसेस होते हैं कि उतना बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे आप देखें 3 प्रोडक्ट्स हैं जी, प्रोडक्ट R, S एंड T। तो तीनों के कंट्रीब्यूशन बता दिए जी, 30%, 20%, 25%। मंथली फिक्स का आसार 100,000 पाउंड स्टर्लिंग्स हैं, हम ये रुपीज़ में डील करेंगे क्वेश्चन सारा। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशो, ये वेटेज आ गए। ठीक है, 2/10, 5/10, ठीक है, और 3/10। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? मंथली ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू पूछ रहे हैं। तो BP रुपीज़ पूछ रहे हैं ना। BP रुपीज़ कैसे निकालते हैं आप? सिंपल, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। तो CM रेशो कौन सी यूज़ करेंगे? 20%, 30%, 20% या 50%? तो आंसर इज नन ऑफ देम। हम यहाँ पे वेटेड एवरेज CM रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो वेटेड एवरेज CM रेशो तो सिंपल है। यहाँ पे आप 30% का वेटेज क्या है? 2/10। ठीक है, 20% का वेटेज क्या है? 5/10। या 5/10 है, इन सारों को ऐड करेंगे तो 10 बनता है, तो 5/10। ठीक है, प्लस आप इसमें जो थर्ड है वो 25% है, उसका वेटेज है 3/10। 25% इंटू 3/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये 6% बनता है, ये 10% बनता है, और ये इसको आप देख लें तो 25 इंटू 3/10 तो 7.5%। इन तीनों को ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, 60% नहीं, सॉरी, ये बनेगा हमारे पास 60/10 है ना ये, तो 6%, 10% एंड 7.5%। तो 6, 10 और 7.5 मैं ऐड कर देता हूँ, फिर हम इकट्ठा ले लेते हैं। 6 + 10 + 7.5, तो वेटेड एवरेज बनती है जी हमारे पास 23.5%। तो ये वेटेड एवरेज है, इसको आप यहाँ फिक्स कॉस्ट वो बता रहे हैं 100,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे 0.325 से, 23.5% से। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 0.235, तो ये हमारे पास है जी 425,532। ठीक है, तो ये रुपीज़, ये सिंपल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने C, तो यहाँ से आप C चूज कर लें। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो जी यू कैन आस्क, और क्वेश्चन 17 भी देखते हैं जी हम। इसमें बुक हम ओपन कर लेते हैं, बुक के थ्रू ही ज़ाहिर है हमें क्वेश्चन जो है ये देखना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी आप पूछें, साथ साथ में जब तक बुक ओपन करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं। पेज नंबर क्या है जी इसका? ये 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसमें वेट्स जो हैं ये रेशो प्रोपोर्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने तीनों की प्रोपोर्शन को ऐड किया। हाँ जी, वेटेड एवरेज इज ऑलवेज नेसेसरी। जब भी आपके पास मल्टी प्रोडक्ट होगा तो फिर आप वेटेड एवरेज फिगर्स जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बुक का पेज 188 है, जो चैप्टर 8 में हम 188 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी 17 कह रहे हैं, अगर हम
सॉल्व करें। तो ये इमेज मैं इसका आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 17 को। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन 17 का जो पोर्शन है, लाइक जो डेटा का पोर्शन है वो मैंने कॉपी किया है, वहाँ से स्निप किया, और ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी मल्टी प्रोडक्ट है, इसको भी ध्यान से समझें जी, एक स्टूडेंट से ये नहीं हुआ। तो कह रहे हैं जी प्रोडक्ट एक्स रेवेन्यू इज 10 मिलियन रुपीज़। हम पाउंड स्टर्लिंग को हम मतलब हम रुपीज़ में ही आपका पेपर आना है तो रुपीज़ में डील करेंगे। 15% CS रेशो इज 10%। प्रोडक्ट Z हैज CS रेशो ऑफ 25%। ठीक है, एक और प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स की तो मुकम्मल डिटेल बता दी ना उन्होंने। ठीक है, और 25 मिलियन जो है वो बता रहे हैं आपको, 25% जो है वो CS रेशो है प्रोडक्ट Z की। कह रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ SR 5.5 मिलियन। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5.5 पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट बता रही ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, एंड ये 8.17 है जी कोलिन डुबरोटे का। ठीक है जी, तो उसका वो क्योंकि क्वेश्चन 2 पेजेस पे था तो मैंने उसका डेटा वाला पोर्शन कॉपी किया है। सो इसमें देखें, कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट नीड्स टू बी जनरेटेड बाय Z फॉर SPLC टू अचीव द बजटेड प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट कितना है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखें, प्रोडक्ट एक्स का ये रेवेन्यू है और प्रोडक्ट एक्स का ये CM आ गया। ठीक है जी, प्रोडक्ट वाई का रेवेन्यू 20 मिलियन है, उसका 10% CM रेशो है, तो ये प्रोडक्ट वाई का CM आ गया। प्रोडक्ट एक्स का रेवेन्यू हमने निकालना है, वो हमें नहीं पता, वो एक्स है, प्रोडक्ट जी का सॉरी, और उसकी CM रेशो ये है 25%। ये टोटल CM आ गया तीनों प्रोडक्ट्स का। टोटल CM से फिक्स कॉस्ट आपने माइनस कर दी 5.5 मिलियन, एंड यू नीड प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 1.5 मिलियन बनता है, ये 2 मिलियन बनता है, ये 0.25x बनता है। ठीक है जी, तो 5.5 उधर जाके ऐड हो गया तो 6.5 मिलियन हो गया। ठीक है, तो ये 3.5 मिलियन उधर जाके माइनस हो गया, तो 0.25x इक्वल्स टू 6.5 मिलियन माइनस 3.5 मिलियन, तो 3 मिलियन रह जाएगा। तो 0.25x डिवाइडेड बाय 3 मिलियन, तो x इक्वल्स टू 12 मिलियन। तो 12 मिलियन इज योर आंसर। तो इसका आंसर है जी हमारे पास 12 मिलियन। ठीक है, तो क्लियर है जी जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था इसमें, नवीद अहमद। ठीक है, देखें वेट्स हमने यहाँ पे, जब वेट्स आप वेट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है आपको। वेट्स हम कब यूज करते हैं जी? वेट्स हम दो कंडीशंस में यूज करते हैं, जब हमने वेटेड एवरेज CM पर यूनिट निकालना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी आप, और वेटेड एवरेज CS रेशो निकालनी होती है। तो ना तो इस क्वेश्चन में हमने वेटेड एवरेज CM पर यूनिट निकालना है और ना ही हमने CS रेशो निकालनी। So weights are used in these two conditions. So weights are used when you need to calculate weighted average CM per unit or you need to calculate weighted average CS ratio. ना तो इस क्वेश्चन में weighted average CM पर यूनिट की हमें जरूरत पड़ी है, ना ही weighted average CS रेशो की जरूरत पड़ी है। तो वेट्स हर जगह थोड़ी यूज होंगे। ठीक है जी, सो एनीवेज कोई और क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने डील किया है। फर्दर थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाए इसको सामने रखते हुए, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अगर आप देखें, देखिए अगर क्वेश्चन ब्रेक इवन का हो तो ब्रेक इवन में हमें CM रेशो की भी जरूरत पड़ती है और CM पर यूनिट की भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने बताया है कि जब भी आप ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब भी आपने ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, CM पर यूनिट या CS रेशो, यू नीड वेट्स। ठीक है जी, तो अगर आपसे BP पूछा उन्होंने तो BP में तो हमें इन दो की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में BP के क्वेश्चन में मल्टी प्रोडक्ट में जाहिर है आप वेट्स फिर यूज करेंगे अगर आपसे ये पूछी गई हैं चीजें, CM रेशो या सॉरी BP पूछा गया तो CM रेशो या CM पर यूनिट निकालना है तो फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे। एक ये क्वेश्चन है जी आपके सामने,
ये सीए की बुक से है, कैफ 8 से, चैप्टर नंबर 12 है, क्वेश्चन 12.3। आल दो ये चैप्टर जो है वो सीवीपी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उधर एक ये क्वेश्चन है जो सीवीपी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये अभी आपको करवाना मुनासिब समझा है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन हम मल्टी प्रोडक्ट देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें हमने हैंडल करनी। मैनेजर ऑफ अ स्मॉल प्रिंटिंग कंपनी हैज रिसीव्ड इंक्वायरीज अबाउट प्रिंटिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स। ठीक है, 3 तरह के लीफलेट्स बनाते हैं जी, लीफलेट ए, टाइप बी, टाइप सी। ठीक है, सेलिंग प्राइसेस उन्होंने बता दी हैं आपको, और वेरिएबल कॉस्ट बता दिया, और फिक्स कॉस्ट, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बता दी। ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है, मतलब अगर आप ए को बनाना छोड़ दें तो यू कैन सेव 7200 इन फिक्स कॉस्ट। लीफलेट बी बनाना छोड़ दें, यू कैन सेव 1200 इन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और अगर सी, तो ये स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लाइन को बनाना छोड़ देंगे तो उससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इन एडिशन टू स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, ये जनरल फिक्स कॉस्ट भी है मंथली। तो फिक्स कॉस्ट है, सीवीपी में स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। विल बी इनकर्ड इन जनरल फिक्स कॉस्ट। कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट फिक्स्ड ऑर्डर्स हैव बीन रिसीव्ड टू प्रिंट 50,000 ऑफ लीफलेट ए एंड 50,000 ऑफ लीफलेट बी ईच मंथ। तो ये 2 ऑर्डर्स आपके फिक्स्ड हैं कि 50,000 लीफलेट आपने ए के हर महीने बनाने हैं, 50,000 लीफलेट यू नीड टू मेक ऑफ टाइप बी। ठीक है, टाइप बी के आपने हर महीने बनाने। कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लीफलेट सी दैट मस्ट बी सोल्ड टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल प्रॉफिट फॉर ऑल 3 लीफलेट्स कंबाइंड ऑफ 5400 पर मंथ। कह रहे हैं टारगेट प्रॉफिट आपका ये, अगर आप इतना प्रॉफिट चाहते हैं तो लीफलेट सी की कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, इसको हम देख लेते हैं। तो सिंपल आपने देखना है कि लीफलेट ए के कितने यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है जी लीफलेट ए की, 300। ठीक है, ये 300 पर 1000 है, मतलब 0.3 है ये। ठीक है, टेक्निकली, और वेरिएबल कॉस्ट भी पर 1000 है ये, तो ये 0.12 है, 0.12 पर यूनिट अगर हम निकालें। तो ए के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 50,000 यूनिट्स हैं ए के सेल हो रहे। एक यूनिट का कितना सीएम है, ये 0.3 माइनस 0.12, तो 0.3 माइनस 0.12, सेलिंग प्राइस पर लीफलेट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर लीफलेट। तो ये 50,000 में इसको लीफलेट लिख देता हूँ ताकि आप जो है इसको कंफ्यूज ना करें चीज़ को। तो 50,000 ये लीफलेट्स हैं, और एक लीफलेट जो है वो 0.3 का सेल होता है, उसको बनाने में ये कॉस्ट आती है। तो ये पर यूनिट या पर लीफलेट सीएम आ गया। तो टोटल सीएम ए से ये आएगा, बी से टोटल सीएम कितना आएगा। ठीक है, उसको आप प्लस कर लें यहाँ पे, ये ए का सीएम है, तो बी का सीएम, बी के भी 50,000 लीफलेट्स हैं, और बी का यहाँ पे प्राइस कितनी है 0.66, ये 1000 के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.66 माइनस 0.21, तो ये सीएम पर लीफलेट आ गया, रुपीस पर लीफलेट। कोई नई चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही चीज़ वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई अगर प्रोफेशनल कंफ्यूज हो जाएगा तो जो लोग उससे सर्विसेज ले रहे हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, तो 1350 है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.35 आ जाएगा। अब यहाँ के लीफलेट्स हमें नहीं पता, सी के लीफलेट हम एक्स एज्यूम करें, इनटू सेलिंग प्राइस माइनस 0.39 वेरिएबल कॉस्ट, ये सीएम पर यूनिट आ गया। तो ये लीफ एक्स के एक्स लीफलेट्स हैं, ये हमें नहीं पता कितने लीफलेट्स हम बनाएंगे सी के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये रुपीस पर लीफलेट है। अब इस सारे में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी हैं, सारी फिक्स कॉस्ट 7200 ए की, 12,000 बी की, 28,500 सी की, और ओवरऑल जो जनरल फिक्स कॉस्ट है वो 12,000। तो ये सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आना चाहिए 5400। इसको आप सॉल्व कर लें इक्वेशन को। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर दें
डिफरेंस ले लें पहले आप, 0.3 माइनस 0.12, तो ये बनता है 0.18 50,000। तो ए से जो सीएम बनता है वो 9,000 बनता है जी हमारे पास यहाँ पे, 9,000 रुपीज। ठीक है, सीएम सीएम रेशो जो होती है, आप वो कह रहे हैं जी सीएम रेशो क्यों नहीं ले रहे आप, तो सीएम बराबर होता है सेल्स रुपीज को हम सीएम रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, सीएम रेशो से। तो सेल्स रुपीज मल्टीप्लाई होंगे सीएम रेशो, तो सीएम आएगा ना। अगर हमने सीएम निकालना है, यहाँ पे सेल्स यूनिट्स हैं, सीएम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यूनिट्स में आंसर आएगा, तो हमें तो ये रुपीज में चाहिए, तो रुपीज सीएम पर यूनिट निकालेंगे, सीएम पर यूनिट। तो सीएम निकालना है तो ये दो में से एक फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स हैं इसलिए हम सीएम पर यूनिट यूज करें, सीएम रेशो यूज नहीं करें। सीएम रेशो तब यूज करेंगे सीएम निकालने के लिए जब सेल्स होंगी हमारे पास रुपीज में। एनीवेज, प्लस हमने लीफलेट को कैंसिल करवाना है ना, तो इसलिए सीएम पर लीफलेट चाहिए हमें यहाँ पे, लीफलेट कैंसिल होके रुपीज बच जाएंगे हमारे पास। एनीवेज, तो 0.66 माइनस 0.21, ये जो मैं बीच में एकदम से जो है वो चीज़ चेंज करता हूँ, वो चैट में अगर आप ओपन कर लें सारे, तो क्वेश्चन जो है वो पोस्ट होता है, तो उसको मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, 0.45 है जी यहाँ पे प्रोडक्ट बी का सीएम पर यूनिट, 0.45 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, तो वी गेट 22,500। तो यहाँ पे 22,500 है, प्लस अब 1.35 में से माइनस करेंगे 0.39, तो ये बनता है जी हमारे पास 0.96x। ठीक है जी, तो 0.96x, तो ये फिक्स कास्ट मैं दूसरी तरफ जाके ऐड कर रहा हूँ 5400। ठीक है जी, प्लस ये सारी फिक्स कास्ट दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएंगी, तो 7200 प्लस 12,000 प्लस 28,500 प्लस 12,000, तो ये टोटल फिक्स कास्ट है जी 59,700, 59,700। तो इसको आप सिंपल, और ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी दूसरी तरफ जाके, तो 0.96x इक्वल्स टू, तो 59,700 में हम ऐड करें 5400, ठीक है जी, प्लस 5400, और माइनस करें ये जो दो वैल्यूज हैं ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगी, -22,500 माइनस 9,000, तो -22,500 माइनस 9,000, तो ये बनता है जी हमारे पास 33,600। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर दें 0.96 से, सो 35,000, तो 35,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे x के, c के, तो आप इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो द क्वांटिटी ऑफ सी, ये कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 35,000 आंसर है हमारे पास लीफलेट्स। तो एनी क्वेश्चन, ये कैलकुलेशंस देखें, ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये जो स्टेप्स हैं, इनके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है जी, बस आपकी जो पहली इक्वेशन है उसके मार्क्स हैं कि वो आप कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, बाद में जो प्लस माइनस कर रहे हैं वो बेसिक अलजबरा है, वो इस लेवल पे उसके मार्क्स नहीं मिलते आपको। आजकल कैलकुलेटर आए हुए हैं, आप उसमें पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं, और साल फॉर एक्स करेंगे तो एक्स का यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन वो आप डायरेक्ट लिखें, कोई मसला नहीं है, तो इन स्टेप्स के कोई ऐसे मार्क्स नहीं है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो जी पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन टिल टिल दिस क्वेश्चन जी। इसमें आप फर्दर देखते हैं, एक चीज़ हम और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें ये एक क्वेश्चन है, आप देखें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं, साथ साथ क्वेश्चन किया करें ताकि कुछ समझ आए। मुझे तो इस तरह से पता नहीं चलता कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नहीं करते तो आपको समझ आ रही है, अदरवाइज आपका पूरा राइट है कि आप क्वेश्चन करें। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलिन ड्रूरे से ही है, और
इसमें अगर आप देखें तो फिक्स कास्ट वो आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ZPLC। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम आज लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस सीखेंगे और मेक और बाय डिसीजन सीखेंगे, ठीक है। जो इजी है और इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो फिर क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो ZPLC कह रहे हैं provides a single service to its customers। सिंगल सर्विस का ये मतलब ये मल्टी प्रोडक्ट का नहीं है। तो लेकिन इसमें देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, एन एनालिसिस ऑफ इट्स बजट फॉर ईयर 31st of December shows that in period 4 when the budgeted activity was 5,220 service units, ठीक है। तो ये बजटेड एक्टिविटी थी पीरियड 4 की विद अ सेल वैल्यू ऑफ 42 पाउंड स्टर्लिंग। आपने ये अंडरलाइन वगैरह नहीं करना एग्जाम में, वो फिजिकली जब आप एग्जाम देंगे वो उठा के वो क्या देंगे जी आप चलें बाहर चले जाएं, ठीक है। तो ये इसको आपने आदत नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो द मार्केट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज 19.575%, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बजटेड CM रेशो उन्होंने बता दी है, CM रेशो 40% है। CM रेशो क्या होती है? CM डिवाइडेड बाय सेल्स। फिक्स कॉस्ट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने एक चीज सीखी थी कि 1 इक्वल्स टू 100% इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस, आपको याद होगा ना मैंने बताया टोटल सेल्स बराबर होती हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस BEP सेल्स के, तो BEP टू सेल्स रेशो, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ ये आपको अब, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस में हमने की है, इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन आज हम एक आध आसान चीज़ और सीखेंगे इसके साथ साथ ही। तो ये इक्वेशन, अब ये आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 19.575। तो यहाँ पे सिंपल BEP टू सेल्स रेशो कितनी है, तो 100% से माइनस कर दें आप 19.575%, ठीक है। तो ये हमारे पास BEP टू सेल्स रेशो, तो 100 माइनस 19.575, तो ये बनता है जी 80.425। सो 80.425%। इसका क्या मतलब है कि जो BEP है वो सेल्स का इतने परसेंट है, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ तो इसमें मैंने डिटेल से बताया। तो अब सेल्स कितनी है, सेल्स का BEP टू सेल्स रेशो अगर हम निकाल लें तो हमारे पास जो है वो BEP आ जाएगा, ये BEP आ जाएगा, BEP, ठीक है। तो सेल्स कितनी है, वो कह रहे हैं 5,220 यूनिट्स हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 42, ठीक है। 42 ये यूनिट्स हैं, सर्विस यूनिट्स हैं, और ये रुपीस पर यूनिट, तो टोटल सेल्स ये हैं। इसका आपने 80.425% कैलकुलेट कर लिया, BEP आ गया। तो BEP बराबर किसके होता है, फिक्स कास्ट ओवर CM पर यूनिट। CM पर यूनिट आपको यहाँ पे बताया कि बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है 40% है, ठीक है। CM पर यूनिट की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि रुपीस में हम निकाल रहे हैं ना, तो BEP यहाँ पे रुपीस में निकलेगा, तो 0.4। तो यहाँ पे मैंने BEP की बजाय BEP का फार्मूला लिख दिया, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 4.4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिक्स कॉस्ट का, यहाँ सर आ जाएगा, ठीक है। तो 5,220 इंटू 42 इंटू 0.80425, 80.425% जो है उसको हमने लिख लिया, और अल्टीमेटली जो आंसर आया उसको हमने 40% से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये बताइए 70,529.51, ठीक है जी, ये आंसर है हमारे पास फिक्स कॉस्ट का। अगर किसी को ये समझ नहीं आया ये वाला फार्मूला जो मैंने जिसको ये बाउंड्री जिसके अगेंस्ट इर्द गिर्द लगाई है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हमने सीखा है अभी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है,
ये पहले भी हमने सारी डिस्कशन की हुई है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मार्जिन सेफ्टी इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ये भी रुपीज हैं तो ये भी रुपीज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सेल्स इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स इधर की इधर ही रह गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ फिर जाके बीईपी ऐड हो गया, ठीक है जी, प्लस बीईपी, ऐसे लिख सकते हैं। अब सारी इक्वेशन को मैं सेल से डिवाइड करूं तो कर सकता हूं, मैथमेटिकली ये लॉ है, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 100%। ये क्या चीज है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है, और ये क्या चीज है, ये बीपी टू सेल्स रेशो है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल स्टेप्स में लिख के किया है। जब आपकी ग्रिप होगी तो आप लाजमी नहीं है कि हर स्टेप को देखें, एमसीक्यू तो आप बिल्कुल जो है वो विदाउट वर्किंग, आपने वर्किंग तो शो ही नहीं करनी होती उसमें। तो बीपी टू सेल्स रेशो, तो ये फार्मूला मैंने लिखा है क्वेश्चन के शुरू में, उसकी डेरिवेशन मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है कि जिसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यू कैन डू एनी वे, एनी यूजिंग एनी अदर वे, ठीक है जी। उसमें कोई बाउंड नहीं कर सकते आपको, कोई सर्टेन वे में ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं चार्ट्स के हवाले से। चार्ट हमने प्रैक्टिस किए हैं कुछ, और फर्दर हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चार्ट्स का भी रिवाइज हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कोलिन ड्रूरे से। कोलिन ड्रूरे जो है वो अच्छी बुक है सीखने के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडवांस्ड लेवल पे डिस्कशन है काफ़ी सारी उधर, ठीक है। तो इसमें जी देखें, अगर सर्टेन चीज़ें जो हैं, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, ग्राफ आपके सामने कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन चार्ट लेबल्ड। अब कह रहे हैं जी पी बताएं क्या चीज़ है ये, यहाँ पे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप पढ़ रहे हैं जी, पी पूछ रहे हैं क्या, यहाँ पे पी किधर है जी, ये पी है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रही है लाइन, ये लाइन शुरू हो रही है ओरिजिन से। अब ओरिजिन से दो लाइनें शुरू हो रही हैं, आप देख रहे हैं। अब एक लाइन ये है जो जिसके एंड पे आर है, ठीक है जी, इसकी स्लोप कम है, और एक लाइन जो है इसकी स्लोप ज्यादा है, ठीक है जी, जो पी वाली लाइन अल्टीमेटली है। तो ये जो पी है, ये कह रहे हैं जी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये देखें आप, सेल्स है ये बेसिकली ना, सेल ज्यादा होती है ना वेरिएबल कॉस्ट से। तो ये जो आर वाली लाइन है ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो दूसरी लाइन जो ज्यादा स्लोप वाली है वो सेल्स है, क्योंकि सेल पर यूनिट ज्यादा होती है वेरिएबल कॉस्ट से। तो आप देख रहे हैं सेल जो है एक गिवन स्लोप से बढ़ी थी एम तक, उसके बाद एकदम कम हो गई। इसका मतलब है एक सर्टेन रेंज के बाद, रेलेवेंट रेंज के बाद, एक सर्टेन रेंज के बाद आपने सेलिंग प्राइस जो है उसको कम किया है, ठीक है जी। और रिड्यूस सेलिंग प्राइस पे जो सेल लाइन है वो आ रही है, ठीक है जी। तो P इज द P इंडिकेट्स द सेल लाइन, सेल्स लाइन या रेवेन्यू लाइन एट एन इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं जी Q क्या है, अब ये नेक्स्ट है कि वो Q पूछ रहे हैं आपसे। अब Q यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये Q आ रहा है। Q कहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से, आपको याद होगा यहाँ से, ये कौन सा पॉइंट, ये फिक्स कास्ट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रा की, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल कास्ट पे एकदम जंप आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे फिक्स कास्ट बढ़ने से टोटल कास्ट एकदम बढ़ी है। एक सर्टेन रेंज तक तो फिक्स कास्ट नहीं बढ़ी, रेलेवेंट रेंज तक, तो एक इंक्रीज्ड एक्टिविटी पे फिक्स कास्ट बढ़ी है, तो जिससे टोटल कास्ट पे जंप आया है, ठीक है। तो क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यू इज टोटल कास्ट एट एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये समझ आनी चाहिए चीजें सबको। आर क्या है जी, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट फिर वो परेशान होते जाहिर है। अब देखें इसमें आर की स्लोप पहले ज्यादा है, फिर एकदम बेंड आ रहा है लाइन में, स्लोप कम हो रही है। तो आर इंडिकेट कर रहा है कि आर से या इस पॉइंट से पहले स्लोप कम है, और यहाँ पे इसके बाद स्लोप ज्यादा है, सॉरी, इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट के बाद स्लोप एकदम कम हो रही है। इसका मतलब है ये आर जो है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होने से कर्व में बेंड आ रहा है, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कॉस्ट की स्लोप होती है ना, तो स्लोप कम हो रही है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम होती है, एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, राइट। तो ये एक्टिविटी बढ़ी है,
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो गई है। तो आर इंडिकेट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद आप देखें एस पॉइंट जो है, तो एस यहाँ पे ये देखें, ये एस आर एच। ठीक है। तो क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल कॉस्ट को। और आर क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है ना, ये एस। तो ये फिक्स कॉस्ट है, एस इज फिक्स कॉस्ट एट एन इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। टी क्या है? टी टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू में फर्क है। ठीक है। ये रेवेन्यू की लाइन नीचे है और टोटल कॉस्ट की लाइन ऊपर है। तो कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये लॉस है। ये टी हमारा लॉस इंडिकेट कर रहा है, लॉस एट इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। यू क्या इंडिकेट कर रहा है? यू भी रेवेन्यू और कॉस्ट का फर्क है, ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट है एट एट डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। वी क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वी है, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है ना, ये रेवेन्यू की लाइन है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंडिकेट कर रहा है हमें एट एन इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? डब्ल्यू भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क है, लेकिन ये डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी पे है। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? वेयर इज ये एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हैं। और वाई क्या है? वाई रुपीज है। ठीक है जी, फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एनी क्वेश्चन इन दिस पॉइंट? ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझ के आपको एक मैंने ग्राफ्स, क्योंकि हमने सीखे थे कॉस्ट बिहेवियर की, हमने डिटेल डिस्कशन की है, ग्राफ्स हमने 2-3-4 क्वेश्चन किए हैं, उसको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा था। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो इसका इसी का पार्ट 2 देखें क्वेश्चन का। तो कह रहे हैं टू सजेस्ट व्हाट इवेंट्स। ठीक है। एक्स है ना, एक्स आपने ग्राफ में सीखा है, एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। और वाई आपको याद होगा कि यहाँ पे हम रुपीज मेजर करते हैं। रुपीज क्या, ये कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह सारे मेजर हो रहे हैं ना इधर, तो रुपीज है यहाँ पे। टू सजेस्ट व्हाट इवेंट आर रिप्रेजेंट एट द वैल्यूज ऑफ एक्स डेट आर लेबल्ड एम, ठीक है, एंड एन। एम एम में क्या हुआ कि आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सेलिंग प्राइस एकदम कम किया, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। और एन में क्या हुआ है कि एन एकदम, मैंने बताया था कि आपको टोटल कॉस्ट एकदम बढ़ी है, इसका मतलब है हमारी एक रेलेवेंट रेंज से हम एक्सीड कर रहे हैं और एकदम हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ी है। ठीक है। और ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या यूजेस हैं, ये हमने बहुत डिस्कस किया है, इसको आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और ताकि फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएं, तो इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, कोई क्वेश्चन अगर आपका सीवीपी के हवाले से है, जो प्रैक्टिस आपने किया अभी तक, उसको सामने रखते हुए, या कोई रीडिंग्स आपने की हो, अगर रीडिंग अगर नहीं की तो फिर आपका क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल जो है ना वो एक रट्टे की तरफ जा रहे हैं। तो रीडिंग के बगैर जो है आप क्लासेस ना लें बेशक। ठीक है। तो रीडिंग लेंगे करेंगे साथ साथ, तो क्लासेस का बेनिफिट है आपको। सो एम और एन का मैंने बताया आपको कि आपकी हमेशा के लिए सेल्स एक स्लोप पे नहीं चलती रहती हैं, आपको एक नंबर ऑफ यूनिट्स से ज़्यादा सेल करने के लिए सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ती है आपको। तो यहाँ तक यूनिट सेल हो रहे हैं एक गिवन प्राइस पे, इसके बाद आपने सेलिंग प्राइस कम किया, जिससे रेवेन्यू एकदम, टोटल रेवेन्यू एकदम कम हो गया। ठीक है। और एक फिर वो रिड्यूस स्लोप पे फिर वो दोबारा बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये रेवेन्यू सेलिंग प्राइस में कमी को इंडिकेट कर रहा है एम, और एन जो है वो फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है, कोई और क्वेश्चन है आप पूछें। और रीडिंग्स जो हैं वो कोर है। ठीक है जी, रीडर्स आर द लीडर्स। तो अभी हम जो है वो एक और टॉपिक की तरफ फिर मूव कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं उसको आंसर कर दूँ, अदरवाइज नो वी आर मूविंग टूवर्ड्स लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस की तरफ जी मूव करें। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन अभी है जो अभी हम सीवीपी डिस्कस कर रहे थे, यू कैन आस्क।
और यहाँ पे अभी हम CVP एनालिसिस को फिर फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 दिन और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे फर्दर, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे। ज़ाहिर है एक टॉपिक जो है वो एक हद तक ही जो है उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो ये आज हम लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, तो लिमिटिंग फैक्टर के सिनोनिम्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके और क्या क्या नाम है। तो लिमिटिंग फैक्टर आल्सो कॉल्ड constraint, ठीक है। इज अ लिमिटेशन, इज अ बोटलनेक, आप कह रहे हैं बोटलनेक भी कहते हैं इसको, बोटलनेक that hinders an organization organization's activity, ठीक है। ये मैंने जनरलाइज एक इसको डिफाइन किया है कि कोई भी चीज़ आपको एक सर्टेन एक्टिविटी से रोक रही है, वो उसकी वो लिमिटिंग फैक्टर है। ज़्यादा स्पेसिफिक इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो हमने इसकी कैटेगरीज को समझना होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर दो तरह के होते हैं, दो तरह से आपको चीज़ें रोक सकती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास मटेरियल ही नहीं है कि आप गिवन नंबर ऑफ यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, आपके पास स्किल लेबर ही नहीं है इतना कि आप एक गिवन नंबर ऑफ यूनिट से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करके सेल कर सकें, ठीक है। आपके पास मशीन आवर्स इतने नहीं है कि आप सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी से ज़्यादा एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। तो ऐसे मसाइल जो हैं, कोई किसी रिसोर्स की कमी की वजह से एक जगह पे आके आप रुक जाते हैं, आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितनी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से है, ठीक है। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या होता है, मैं आपकी आसानी के लिए डिफाइन करता हूँ। रिसोर्स कंस्ट्रेंट इज अ bottleneck that limits activity of an organization such that the organization cannot satisfy its market demand, its product, या आप कहें cannot satisfy market demand for its products। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन सारी आपकी एग्जांपल्स दी हैं उसकी। आपके मैं बता रहा हूँ, अभी आपके पास मटेरियल शॉर्ट है, आप एनएफ यूनिट नहीं बना सकते, 5000 यूनिट मार्केट डिमांड है, आपके पास इतना मटेरियल नहीं है कि आप 5000 यूनिट्स बना सकें। इसका मतलब है रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, आपके पास मशीन इंस्टॉल्ड इतनी नहीं है कि आप 5000 यूनिट्स बना सकें, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। इसकी हम क्वेश्चंस भी करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, किसी रिसोर्स की कमी की वजह से आप एनएफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते टू सेटिस्फाई मार्केट डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स। एक होते हैं सेल्स कंस्ट्रेंट्स, ये कब होगा कि जब कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट डिमांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। अब ये आपने ध्यान से सीखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही 5000 यूनिट्स है, तो रिसोर्सेज जितने मर्जी हो आपके पास, आपकी डिमांड ही 5000 है, तो 5000 से ज्यादा बना के आप किसको सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई रिसोर्स की कमी ना हो,
तो फिर आप मैक्सिमम उतनी प्रोडक्शन करेंगे, उतनी एक्टिविटी करेंगे जितनी मार्केट में डिमांड है। उससे ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो वो यूजलेस है, वो यूनिट्स फिर सेल ही नहीं होंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है जी आपका बोटलनेक्स के वाले से, लिमिटिंग फैक्टर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट और सेल्स कंस्ट्रेंट में अगर डिफरेंस समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा मसला आ जाए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, तो जो शॉर्टेज है मटेरियल की उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं है ये, सेल्स कंस्ट्रेंट कैपेसिटी की वजह से नहीं है, ये मार्केट डिमांड की है। आपकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है, लेकिन मार्केट डिमांड 5,000 है, तो 5,000 पे रुक जाएंगे आप, 10,000 यूनिट नहीं बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सेल्स कंस्ट्रेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड से ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? मार्केट डिमांड बढ़ाने के लिए फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करें, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें, तो वो फिर डिफरेंट एरिया है, ठीक है जी। तो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है, यहाँ पे मसला आता है एलोकेशन का, ठीक है। हाउ टू एलोकेट कंस्ट्रेंट रिसोर्स, जो रिसोर्स शॉर्ट है, कंस्ट्रेंट रिसोर्स अमंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप वो शॉर्टेज मटेरियल कहाँ पे यूज करें टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है, जो कमी है जिस रिसोर्स की, उसको कैसे एलोकेट करें ताकि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो है हमें बताती है, टीओसी कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमें बताती है कि ये सर्टेन स्टेप्स को आप फॉलो करें टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। स्टेप 1, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। आप देखेंगे जी कौन सा रिसोर्स आपको रोक रहा है, कौन सा रिसोर्स शॉर्ट है, ठीक है। पहला स्टेप ये होगा। फिर आपने रैंकिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम सीखेंगे अभी अभी क्वेश्चंस करते हैं, ये सारे स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे। रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सीएम पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ये आपने समझना है कि अगर कंस्ट्रेंट रिसोर्स मटेरियल है तो आप सारी प्रोडक्ट्स का सीएम पर केजी निकालेंगे, या सीएम पर लीटर निकालेंगे, या सीएम पर मीटर निकालेंगे, ठीक है जी, जो सा भी मटेरियल है उस हिसाब से। अगर लेबर आवर्स शॉर्ट हैं तो आप सारी प्रोडक्ट्स का सीएम पर डायरेक्ट लेबर आवर निकालेंगे। अगर मशीन आवर्स शॉर्ट हैं तो सीएम पर मशीन आवर्स निकालेंगे। तो जिसका सीएम पर मशीन आवर ज्यादा आएगा उसकी रैंकिंग आप 1 करेंगे, जिसका एंड सो ऑन, ठीक है। तो रैंकिंग हमने प्रोडक्ट्स की करनी है बेस्ड ऑन सीएम पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक है जी। ऐसा क्यों करना है ये भी हम अभी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब हम देखेंगे जी स्टेप 3, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट यूजिंग रैंकिंग इन स्टेप 2। स्टेप 2 की रैंकिंग को यूज करते हुए आपने एलोकेशन करनी है कंस्ट्रेंट रिसोर्स की। स्टेप 4, सबऑर्डिनेट everything else to decision in स्टेप 3। तो स्टेप 3 के डिसीजन को आपने प्रेफरेंस देनी है और बाकी सारी प्लानिंग आपने स्टेप 3 के डिसीजन के मुताबिक करनी है। स्टेप 5 कि आपने ये नहीं कि बोटल नेक है तो उसको कंटिन्यू करते रहना है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। ट्राई टू ओवरकम कंस्ट्रेंट रिसोर्स, वो शॉर्टेज को हल करने की कोशिश करेंगे आप, कोई अल्टरनेट सप्लायर्स देखेंगे, ठीक है जी। स्टेप 6, जब वो ओवरकम हो जाएगा तो नया फिर देखेंगे अब हमें कौन सी चीज रोकती है, तो गो बैक टू स्टेप 1, ठीक है।
तो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के को सामने रखते हुए ये है कि जब हम बोटलनेक्स फेस कर रहे हों तो कैसे हमें एलोकेशन करनी चाहिए। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि क्या होता है जी। लिमिटिंग फैक्टर इज अ बोटलनेक दैट हाइंडर्स या दैट लिमिट्स एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स कंस्ट्रेंट वो होगा, कोई रिसोर्स शॉर्ट है जो हमें रोक रहा है इस हद तक कि हम मार्केट डिमांड को भी पूरा नहीं कर पा रहे। सेल्स कंस्ट्रेंट क्या है कि मार्केट डिमांड हमें रोक रही है कि भाई इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस ना करें, वो यूजलेस है, वो सेल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई बोटलनेक आ जाए तो ये जो स्टेप्स मैंने बताया ना थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के, ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के लिए। सेल्स कंस्ट्रेंट को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं देखेंगे। सेल्स कंस्ट्रेंट है कि मार्केट डिमांड को कैसे बढ़ाना है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कोई मार्केटिंग आप बेहतर करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये थ्योरी ऑफ ये इससे रिलेटेड है, जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है, राइट। कि कोई रिसोर्स शॉर्टेज हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करें। तो ये जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये कोर है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के हवाले से। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसको सामने रखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने है, इसमें दो चीज़ें हैं, मेक और बाय भी मिलता जुलता ही है ऐसे कि हम खुद बनाएं या बायर से खरीदें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अभी हमारी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो 14.4 ये सीए का जी चैप्टर जो आपकी रिवीजन किट है, क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से है ये। ठीक है, इसमें आप देखें कह रहे हैं जी सी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स। अब ये ध्यान से सुनना है सारों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग है। आप सीवीपी खत्म हो गया ना, सीवीपी तो अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सीवीपी अभी आज हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, पिछले 3 लेक्चर हमने सीवीपी कोई प्रैक्टिस किया है। तो सीवीपी जो है वो फर्दर 1-2 दिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी जो टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, और डिसीजन मेकिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो सी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, सेलिंग प्राइस दोनों की बता दी है, 20 रुपीज़ है ए की सेलिंग प्राइस और 10 रुपीज़ है बी की सेलिंग प्राइस। अब सी एम क्या होता है ज़रा देखना आपने, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना 8 और यहाँ पे 6 है। सी एम क्या है कि 1 यूनिट आप बनाएंगे 8 रुपीज़ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जाहिर है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ बढ़ी, और वो यूनिट बना के सेल करने से रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया, 20 रुपीज़ का। तो 1 यूनिट बनाने से कितना फ़ायदा हुआ आपको, अगर फिक्स कॉस्ट को आप इग्नोर करें फिलहाल, फिक्स कॉस्ट वो एक अलग चीज़ है जाहिर है। तो चलें इसको इस तरह से लेंगे, कितने रुपए बचाए आपने 1 यूनिट बना के सेल करने से, 12 रुपीज़ बचाए। वो 12 रुपीज़ जो बचे हैं वो एक हद तक यूज़ होंगे टू कवर फिक्स कॉस्ट, और जब फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी तो बाकी हर यूनिट आपको फिर 12 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो सीएम क्या होता है बेसिकली, ये सेविंग्स होती हैं। 1 यूनिट सेल करने से कितने रुपए आप बचाते हैं, फॉर व्हाट, फॉर कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड एनीथिंग ओवर एंड अबव दैट कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद जो भी रुपए बचेंगे आपके वो प्रॉफिट्स हैं। तो 12 रुपीज़ पर यूनिट जो है आपका प्रॉफिट है एक तरह से। सीएम बिफोर बीपी हम कहते हैं कि वो रिडक्शन इन लॉस है, आफ्टर बीपी हम कहते हैं वो इंक्रीज इन प्रॉफिट है। ये हमने बीपी एनालिसिस में, सीवीपी एनालिसिस में डिटेल से डिस्कस किया था। एनीवेज यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सेविंग्स कितनी है, 1 यूनिट बना के सेल करने से 4 रुपये बचाते हैं आप। मार्केट में डिमांड कितनी है, 2000 और 3000। जाहिर है आप प्रोडक्ट की डिमांड ही 2000 है तो आप 4000 क्यों बनाएंगे, या आप इवन 2000 1 यूनिट क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो 1 यूनिट इजाफी जो बनाया है वो सेल ही नहीं होगा। तो मार्केट डिमांड आपको रोक देगी कि यहाँ तक ना बनाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज आपके पास ना हो और आप इतने यूनिट भी ना बना सकें कि मार्केट को सेटिस्फाई करें। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर ओनली 7000 मशीन आवर्स। ठीक है, सिर्फ 7000 मशीन आवर्स। तो स्टेप 1 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि जी 7000 मशीन आवर्स हैं, ये हमें ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है रैंकिंग करनी है हमने। रैंकिंग के लिए सीएम पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, इसका मतलब हमने सीएम पर मशीन आवर निकालना है, सीएम पर मशीन आवर निकालेंगे, राइट।
क्योंकि मशीन आवर शॉर्ट है। CM पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स निकालना है आप। तो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 मशीन आवर्स, प्रोडक्ट ए के 4 मशीन आवर्स हैं, प्रोडक्ट बी जो है वो 1 घंटे में बन जाती है। तो कैलकुलेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट एंड सेल्स मिक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कितने यूनिट हम ए के बनाएंगे, कितने यूनिट हम बी के बनाएंगे, वो आप कैलकुलेट करें। तो ये पहला जो रिक्वायरमेंट है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है, इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, वो इस क्वेश्चन में पहले ही आइडेंटिफाई हुआ है जी कंस्ट्रेंट रिसोर्स। अब हम स्टेप 2 जो है वो है रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टेप 2 देख रहे हैं आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एलोकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो रैंकिंग करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग ranking of products for what, for allocation of constraint resource। क्या है constraint resource? machine hours। अब machine hour का मसला है कि हम A बनाएं B बनाएं क्या बनाएं। अब कैसे पता चला कि जी machine hour constraint resource है? ये नहीं कि जिन्होंने बता दिया यहाँ पे तो ऐसे पता चला, आपने जरा देखना है यहाँ पे। बेहतर है कि आप शो भी कर दें कैलकुलेशन के थ्रू। ये कितने यूनिट बना रहे हैं आप, बनाने हैं आपने 2000, हर यूनिट में 4 घंटे चाहिए, तो 2000 इंटू 4 तो कितने घंटे चाहिए यहाँ पे ए के लिए। तो मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ए, ठीक है जी। ये बेहतर आप शो कर दें 8000, ठीक है, ये मशीन आवर्स हैं। फिर आप लिखेंगे मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर बी, बी के कितने यूनिट बनाने हैं आपने 3000 और 1 घंटा लगेगा, तो 3000 ये आवर्स ये हैं। ये क्या चीज़ आ गई, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड 11,000। फिर आप लिखेंगे सिंस मशीन आवर्स रिक्वायर्ड आर मोर देन मशीन आवर्स अवेलेबल, ठीक है, दीज आर मोर देन मशीन आवर्स अवेलेबल। तो हमें तो 11,000 मशीन आवर चाहिए मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो और अवेलेबल कितने हैं 7,000। तो आप लिखेंगे सिंस मशीन आवर्स रिक्वायर्ड आर मोर देन मशीन आवर्स अवेलेबल, देयरफॉर मशीन आवर इज आ रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो ये स्टेप 1 आप इससे पहले जो मैंने लिखी है ना स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग, इससे पहले आप ये कर दें तो बेहतर है, ठीक है। ये स्टेप 1 है कि हमने आइडेंटिफाई किया है कि जी वाकई ये कंस्ट्रेंट रिसोर्स है और 11,000 घंटे हमें चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 3000 यूनिट्स ऑफ बी, बट वी डू नॉट हैव एनफ नंबर ऑफ मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस दीज मच यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, राइट। तो इस बेस पे आप कंक्लूड करेंगे दैट मशीन आवर्स इज अ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक है। इससे आगे अब हम मूव करते हैं। अब मशीन आवर कंस्ट्रेंट रिसोर्स हो गया, अब हम रैंकिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की कि मशीन आवर को कैसे एलोकेट किया जाए। तो प्रोडक्ट ए एंड बी, सेलिंग प्राइस इज 20 एंड 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये पर यूनिट हमने कहा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट इज 8 एंड 6, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल हैं। ये आ गया CM पर यूनिट 12 और 4। एक यूनिट से कितना फायदा है 12 रुपीज का, एक यूनिट से कितना फायदा है 4 रुपीज का। तो यहाँ पे तो हमें लगता है कि जी ए बनाना चाहिए, ए प्रोडक्ट बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है जी। ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा ही है कि ए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अभी हमें मशीन आवर्स का मसला है, ठीक है जी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मशीन आवर्स, तो आप सिंपल लिख लें मशीन आवर्स पर यूनिट से, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स पर यूनिट। तो कितने घंटे लगते हैं यहाँ पे 4 आवर्स लग रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 4 घंटे लगेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1 घंटा लगेगा। तो हमने देखना है कि हमें कहाँ पे मशीन आवर कहाँ पे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट दे रहा है हमें। तो यहाँ पे मशीन आवर यूज़ करने से 1 घंटे में 3 रुपये का बेनिफिट होगा। देखिए 12 रुपये का बेनिफिट तो 4 घंटों में हो रहा है ना, 1 घंटे में कितना बेनिफिट हो रहा है 3 रुपीज़ का, और यहाँ पे 1 घंटे में 4 रुपीज़ का बेनिफिट। तो ये आ गया CM पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, CM पर मशीन आवर। अगर मटेरियल शॉर्ट होगा तो आप CM पर kg निकालेंगे, लेबर शॉर्ट होगा आप CM पर डायरेक्ट लेबर आवर निकालेंगे। जो सी चीज़ शॉर्ट है आपने CM को
उसके हिसाब से पर यूनिट निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन आर यूज़ करने का 3 रुपये फ़ायदा है, यहाँ पे मशीन आर यूज़ करने का 4 रुपये फ़ायदा है, राइट। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। मशीन आर हम पहले यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मशीन आर का ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पे मशीन आर का कम फ़ायदा है। तो ये आ गई रैंकिंग। रैंकिंग फॉर व्हाट, वो टाइटल में हमने लिखा है, रैंकिंग फॉर एलोकेशन ऑफ मशीन आर्स, कि मशीन आर्स हमने कैसे एलोकेट करने। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप रैंकिंग करें, क्वेश्चन है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स मिक्स निकालें। तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, या टेबल शोइंग कह लें आप, ठीक है। टेबल शोइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स, ठीक है, जो वो पूछ रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स। तो ये आप जरा ध्यान से समझ लेंगे। अब ये रैंकिंग यहाँ पे यूज होगी, मिक्स। तो ये आप बनाएंगे, इसमें कॉलम्स हैं जी। सबसे पहले प्रोडक्ट का कॉलम के कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, कितने यूनिट्स बनाएंगे, इन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए। अगर मशीन आ रहा है तो मशीन आर लिखेंगे, लेबर आ रहा है तो लेबर आर लिख देंगे, मटेरियल केजीज है तो मटेरियल केजीज रिक्वायर्ड लिख लेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग मशीन आवर्स कितने रह गए, ठीक है। अगर कुछ भी ना बनाए तो कितने मशीन आवर्स हैं, 7000, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, वो मेरे जहन से निकल गई थी, आपको बताना ज़रूरी है कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में प्रिंसिपल है कि यूज यूज रिसोर्स कंस्ट्रेंट, यूज कंस्ट्रेंट रिसोर्स इन फुल, ये एक रिकमेंडेशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, कि आपने जो जो शॉर्टेज है जिस रिसोर्स की, वो मुकम्मल यूज करना है, उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, कोई स्लैक नहीं होना चाहिए। स्लैक कहते हैं कि बच गया, ठीक है। ये 7000 है। हमने पहले क्या बनाना है, बी की पहली रैंकिंग है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हम मशीन आवर्स यहाँ पे यूज करें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पहले हम बी बनाएंगे। बी के 3000 यूनिट है, ठीक है। बी की डिमांड 3000 है, बी के हमने डिमांड ही 3000 है, तो हम 3000 से ज़्यादा यूनिट तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बी के आप यहाँ पे लिखेंगे 3000 यूनिट्स, तो 3000, ठीक है। अब बी के एक यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो आप यहाँ पे कितने घंटे लग जाएंगे, 3000 इंटू 1, 3000 आवर्स लगेंगे। रिमेनिंग आवर्स आर 4000। अब इसके बाद आप ए बनाएंगे। अब आपके पास कितने आवर्स हैं, 4000 आवर्स है। 1 घंटे में एक यूनिट 4 घंटों में बनेगा, तो इसका मतलब है 1000 यूनिट आप बना सकेंगे। इसको डिवाइडेड बाय 4 किया आपने, 1000 यूनिट बना सकेंगे, 4000 घंटे खत्म हो जाएंगे, और ये कंस्ट्रेंट रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो गया। तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स है कि 3000 यूनिट आप बी के बनाएंगे, 1000 यूनिट आप ए के बनाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स मिक्स। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो जी आप पूछेंगे, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट। इसका पार्ट बी जो है ना, वो मेक और बाय है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आज आपको लिमिटिंग फैक्टर तक रोक रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हम करेंगे लिमिटिंग फैक्टर का ही, बजाय इसके कि मैं दो चीज़ें आपको बताऊं और आप दोनों ही ना समझ सकें। तो एक ही चीज़ को मैं 2 दफ़ा बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जाहिर है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस जो है उसकी तरफ हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। तो मेक और बाय इसका पार्ट भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी है आपकी वो मैं शेड्यूल आपको अभी इस वीक तक तो हमने वो क्लास वाइज भेजा है। इसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है एक
प्रॉपर शेड्यूल बना के पूरे वीक का आपको पता होगा कि कब आपकी क्लास होनी है, ठीक है जी, और किस टाइम होनी है, किस दिन होनी है। तो ये देखेंगे जी, इसका ये भी CA कैफ 8 बुक है, उसका क्वेश्चन है 14.6, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर है। चैप्टर मैं बताऊंगा जो आपने रीड करना है, ठीक है। रीडिंग के बगैर तो देखें मैंने जितना बताया है वो तो लिमिटेड सा एक नॉलेज है, ठीक है। जो मेरे से इनमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब बुक आप जब पढ़ते हैं तो एक होलसम नॉलेज मिलता है आपको। जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो ज़ाहिर है 40 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनका। जो 3 राइटर्स हैं गैरिसन और नोरीन के, तीनों PhD हैं, ठीक है जी, और 40 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं तो ज़ाहिर है उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो लिख के दी हुई है। वो एक डायलॉग उन्होंने बनाए हुए हैं बुक्स में। डायलॉग क्या है कि उनका 40 ईयर्स का जब एक्सपीरियंस होता है बंदे का, तो उन्हें पता होता है कि जब ये सर्टेन टॉपिक हम पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में तो क्या क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के माइंड में। अब वो डायलॉग चलता है कि एक एक्सपर्ट है और एक जो है वो आप कह लें कि नॉन फाइनेंशियल एरिया से है, मार्केटिंग से होता है, अक्सर HR वगैरह से, मार्केटिंग से, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। अब वो राइटर जो हैं वो क्वेश्चन, वो जो नॉन टेक्निकल बंदा है, नॉन फाइनेंशियल, उसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछवा रहे हैं उससे डायलॉग में, ठीक है। और उसका जवाब देता है वो एक्सपर्ट जो होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जी आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और वो ऐसी इफेक्टिव बुक है, ठीक है। उसमें रीडिंग करते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, आप फील करेंगे कि जी आप उस सीन का हिस्सा हैं, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं या आप आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक 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 पार्ट आप बन जाते हैं उसका, ठीक है। तो बड़ी इफेक्टिव बुक है गैरिसन और नोरीन, मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है ग्रुप में। तो उसको यकीनन आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने भी वहाँ से ही पढ़ा था और मेरा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है इसमें, ठीक है। एनीवेज, कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग द, इस सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है लेकिन उसका प्रीवियस लेवल है बेसिकली। तो लेकिन कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेरा सब्जेक्ट जो है सेकंड अटेम्प्ट में उस तरह से नहीं किया है, ठीक है। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज शॉर्ट इन सप्लाई। अब वो बता रहे हैं शॉर्ट इन सप्लाई। दुनिया में तो हर चीज़ शॉर्ट है, एक लिमिट है ना, बेइंतहा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो आपके लिए शॉर्टेज है या नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ये पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा है, हमें तो 11,000 घंटे चाहिए, अगर आपके पास 15,000 घंटे होते है तो लिमिटेड ही, लेकिन वो बोटल नेक तो नहीं है। आपको तो 11,000 चाहिए, 15,000 अवेलेबल है, तो फिर बोटल नेक नहीं है, ठीक है। तो हमने देखना है जो हमारी ज़रूरत है उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो बोटल नेक है, उससे ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है। तो मटीरियल शॉर्ट इन सप्लाई है, कितने केजीज हैं? 3,000 केजी है सर मटीरियल के, हमारे पास 3,000 केजीज अवेलेबल हैं, सही। इसके बाद आप देखें तो कह रहे हैं इन अप्रैल 2009 कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी बता रहे हैं जी, कितनी कॉस्ट है? 1500 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। एक केजी की कॉस्ट वो बता रहे हैं आपको। बजटेड कॉस्ट एंड डेटा बता दिया आपको कि मैक्सिमम डिमांड एक्स की कितनी है, 1,000 है। 1,000 से ज़्यादा यूनिट नहीं बनाएंगे आप, ज़ाहिर है। फिर 800 है, 1,200 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको बता दी गई है, ठीक है जी। तीनों प्रोडक्ट्स की मटेरियल कितना कितना यूज़ होता है बता दिया आपको। अब ये तो केजीज है ना, हमें कॉस्ट निकालने के लिए हम 1.6 को 1,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। 1.2 को 1,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो कॉस्ट के लिए केजीज को रुपीज़ पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये लेबर आवर्स हैं 12, 16, 15, और पर आवर कॉस्ट वो बता दी इन्होंने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल होती है, मटीरियल कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। कह रहे हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स अगेन आपसे पूछ रहे हैं। इसका भी पार्ट भी जो है वो मेक और बाय है, तो दोनों के पार्ट भी हम कल सॉल्व करेंगे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, ताकि आप मेक और बाय भी सीखते हैं। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है, मेक और बाय नहीं है। तो चीज़ें मिक्स नहीं करना चाहते हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें उसी
तरह से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे जी, सोल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे भाई लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी केजीज, कौन से केजीज हैं, कौन सा मटेरियल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, वो क्या है, ये रॉ मटेरियल केजीज, इसको कॉलम आप बना लें, रॉ मटेरियल केजीज रिक्वायर्ड। तो लिख लें फॉर ए प्रोडक्ट एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है, एक्स के कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1000, एक यूनिट में कितने केजी लगेंगे, 1.6, तो 1000 इंटू यूनिट्स हैं इंटू 1.6, सिंपल, ये केजीज पर यूनिट है। तो 1600 केजीज यहाँ पे लगेंगे। प्रोडक्ट वाई, ठीक है, तो प्रोडक्ट वाई के 800 यूनिट्स हैं, और पर यूनिट जो यूजेज है वो 1.2 है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको केजी पर यूनिट, तो ये बन जाएगा जी 960, ठीक है। और प्रोडक्ट जी, और जी की जो प्रोडक्शन आपको रिक्वायर्ड है, कितनी डिमांड है जी, आप जी की देख रहे हैं 1200 डिमांड है, ठीक है, 1200, तो और यूजेज कितना है 1.8, तो 1200 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजीज पर यूनिट। तो ये करें जी मल्टीप्लाई, कितना बनता है, एक कैलकुलेटर वगैरह आपने साथ रखा करें, तो आप अगर मुझे चैट में बता दिया करें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर मुझे डाउट ना हो कि आप गलत ना बता रहे हो, ठीक है जी। सो 21, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो ज़ाहिर है मुझे बिल्कुल किसी किस्म का डाउट नहीं है कि आप सही बताएंगे। तो ये कितने केजीज हैं, 2160 प्लस 960 प्लस 1600, राइट, तो 4720 केजीज ये रिक्वायर्ड है, और मोर देन 3000 केजीज अवेलेबल, तो हो गया ना लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया करेंगे, सिंस रॉ मटेरियल केजीज रिक्वायर्ड that are 4720 4720 are more than the kgs available, or that are 3000 kgs, therefore, ठीक है, therefore तो रॉ मटेरियल kgs इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ये आपको रोक देगा, ये आपको इतने यूनिट्स ही बनाने देगा। इतने यूनिट्स बनाने के लिए तो हमें 4720 केजीज चाहिए, 4720, तो केजीज तो कम है, तो ज़ाहिर है केजीज कम है तो हम मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला पोर्शन जो भी मैंने किया है, ये आप वर्किंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप कह सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि अगर टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे देख लें कि जी ये लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, कैलकुलेटर पे आपको जल्दी देख के अब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रॉपर, अदरवाइज इसको आप एक वर्किंग के तौर पे करेंगे तो बेहतर है कि आप इसको करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या रिक्वायरमेंट है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है, इसके बाद आप रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल केजीज, तो रॉ मटेरियल केजीज की एलोकेशन के लिए आप रैंकिंग करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो सीएम निकालेंगे, सीएम पर केजी निकालेंगे, तो सीएम, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये सेलिंग प्राइस आप देख लें 3750, 3500, 4500,
इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट है 1500, आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या सब ऐड हो जाएगा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगी, एक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, वाई और जी। तो एक्स की रिक्वायरमेंट है ये हमने देखी यहाँ पे भी 1.6 1.2 1.8 1.6 1.2 1.8 सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 से, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, एक्स वाई और जी की अलग अलग मटेरियल कॉस्ट। तो 1.6 इंटू 1500 2250, एक्स के लिए यहाँ पे 2250 लिख देंगे आप मटेरियल कॉस्ट। वाई के लिए 1.2 इंटू 1500 तो ये 1800। ठीक है, और 1.8 इंटू 1500 तो ये बनता है जी 2700। ठीक है, इसको सिंगल लाइन हमने कर दिया, उसकी वजह आपको समझ आ जाएगी अभी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए आर्स बताए मैं आपको एक्स वाई जी, और 75 पर आर है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर्स आर्स कितने हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो 12 16 एंड 15। ठीक है, तो ये आर्स आपको बताए मैं 12 16 एंड 15। ठीक है, तो 12 16 15, सो 12 16 15 मल्टीप्लाई कर दें। 12 इंटू 75 900, 16 इंटू 75 1200 and 15 into 75 1125। तो ये और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इनको आपने ऐड कर देना है, ये 3150 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे ना ऊपर, ये सिंगल लाइन का मतलब यहाँ सिंगल लाइन थी और ये इधर डायरेक्ट इसके साथ डील हो रही है, तो इसके नीचे भी सिंगल लाइन है, राइट। इसलिए सिंगल लाइनिंग आप इस तरह से यूज करते हैं। तो 3000 हो गया ये 3825, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ, इसके से माइनस करेंगे तो सीएम पर यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे सीएम पर यूनिट बनता है 600 500 और 4500 से माइनस कर देंगे 3825 675। तो ये सीएम पर यूनिट आ गया आपके। लेकिन हमें कौन से सीएम चाहिए, सीएम पर केजी चाहिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे केजी पर यूनिट से। तो यहाँ पे डिवाइड होगा 1.6 से, यहाँ पे डिवाइड होगा 1.2 से, यहाँ पे डिवाइड होगा 1.8। तो ये क्या आ जाएगा सीएम पर केजी। ठीक है, तो सीएम पर केजी 600 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बता जी 375। 500 डिवाइडेड बाय 1.5 1.2 416.67 और 675 डिवाइडेड बाय 1.8 375। देखें इसका सीएम पर यूनिट सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी रैंकिंग यहाँ पे, एक सेकेंड, 675 डिवाइडेड बाय 1.8 375। तो यहाँ पे 375 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 375 आ रहा है। 600 डिवाइडेड बाय 1.6 375। देखिए कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर सेम आ जाए कोई मसला नहीं है, वो फिर इनडिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इनडिफरेंस का मतलब होता है कि आप जो है वो कोई सी भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है फिर उस सूरत में। तो इसकी कैलकुलेशन आप देख लें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1.6 1.2 1.8, तो 1.6 1.2 1.8 और 1500 इंटू 1.8 2700 प्लस 1125। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन हम चेक कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर इक्वल सीएम पर
यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स आ जाता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्या होगा कि आप इनडिफरेंट हैं, ठीक है। आप चाहे तो ए बना लें चाहे तो सी बना लें। सो एनीवेज 1.6 तो ये 375 ही आ रहा है जिसमें कैलकुलेशन जो है उसमें कोई मसला नहीं है। 3750 3500 4500 ठीक है। तो ये रैंकिंग हम कर लेंगे। रैंकिंग तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये, और इसकी भी सेकंड रैंकिंग है, इसकी भी सेकंड रैंकिंग है। वो फिर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखेंगे कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। सो अब आप देख लें जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जी हमने सेल्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, या टेबल शोइंग या स्टेटमेंट शोइंग कह लें जी। टेबल शोइंग उसी तरह से टेबल बनाएंगे। तो टेबल शोइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स मिक्स। इसको सॉल्व कर लें आप। सबसे पहले प्रोडक्ट का कॉलम आ जाएगा, फिर आप यूनिट्स का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। फिर केजीज रिक्वायर्ड आ जाएंगे, कितने केजीज आपके पास आपको लगेंगे इतने यूनिट बनाने में, और रिमेनिंग केजीज आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना बनाएं तो यहाँ से शुरू करना होता है। कितने केजीज अवेलेबल हैं क्वेश्चन में? हमारे पास 3000 केजीज अवेलेबल हैं। तो 3000 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ भी ना बनाए तो यहाँ पे 3000 केजीज हमारे पास होते हैं। और अगर बनाए तो क्या बनाएंगे जी? प्रोडक्ट वाई की फर्स्ट रैंकिंग है। प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट बनने हैं? आप ये देख रहे हैं जी, प्रोडक्ट वाई के 800 यूनिट्स बनने हैं, ठीक है जी। और 960 केजीज लग जाएंगे। तो 800 यूनिट्स हैं और 800 यूनिट्स बनाने में 960 केजीज लग जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 2040 केजीज। इसके बाद आप चाहे तो जो है वो एक्स बना लें, और चाहे तो आप जो है वो जी बना लें, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। रीज़न इसके 12 आवर्स हैं, 16 आवर्स हैं, 15 आवर्स हैं। 12 16 15 डाउट मुझे इसलिए है कि मैंने ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा सॉल्व करवाया हुआ है, और ये रैंकिंग जो है ये डिफरेंट आती होती है। अगर सेम आ जाए तो फिर आप यहाँ पे इनडिफरेंट हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट सेम आएगा, प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। वो मसला नहीं है। मैं जस्ट देख रहा हूँ मेरे से कोई एरर अगर हो गया है कैलकुलेशंस में, तो जाहिर है वो फिर आप बाद में इफेक्ट ना हो। तो प्राइसेस जो हैं 3750 3500 4500, 3750 3500, और मटेरियल है जी 1.6 1.2 1.8 1500। तो ये कैलकुलेशन एक दफ़ा आप भी देख लें जी। 1.6 इंटू 1500 2400, हाँ जी ये गलती है ना इसमें। 1.6 इंटू 1500 ये 2400 बनता है जी ये वाला। तो इसको आप इम्प्रूव करेंगे, ये 2400 है, ठीक है। तो 1.2 इंटू 1500। तो अगर थोड़ा सा हट के चीज़ हो तो आप एक दफ़ा उसको चेक कर लिया करें, क्योंकि मेरा फोकस होता है आपको समझाने में, और गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो अच्छा है कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है कई दफ़ा, सीए को भी पढ़ाने में और सीएमए को भी पढ़ाने में। तो बाकी कैलकुलेशंस में कोई मसला नहीं है। तो इसकी वजह से जो कैलकुलेशंस चेंज होंगी वो हम देख लेते हैं। 2400 में यहाँ पे हम ऐड करेंगे 900, तो ये आ जाएगा जी 3300। 3300 तो यहाँ पे हम इसको अलग से लिख देते हैं, 3300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जी 450। 3750 माइनस 3300, तो ये 450 आ जाएगा यहाँ पे। 450 को आप 1.6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 281.25। तो ये थर्ड रैंकिंग हो जाएगी इसकी, सही है। तो सेकंड आप क्या बनाएंगे? जी। जी के कितने यूनिट बनाने? अब जी में तो आप देख रहे हैं ना हमें कितने केजीज चाहिए, 2160। तो इतने केजी तो बचे ही नहीं है।
तो वो 20 हमारे पास जो केजीज बचे हैं वो 2040 हैं, ठीक है। तो 2040 को आप 1.8 से डिवाइड करेंगे, 1.8 से, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएं। तो 2040 ये जी हम बनाएंगे इसके बाद, तो 2040 डिवाइडेड बाय केजीज पर यूनिट 1.8 से डिवाइड करेंगे तो कितने केजीज बनेंगे जी, कितने यूनिट्स बनेंगे, 0.33। तो 2040 केजीज ये ख़त्म हो जाएंगे और ये ख़त्म, तो हम एक्स बिल्कुल नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो वाई के हम 800 यूनिट्स बनाएंगे और जी के हम 1133.33 यूनिट्स बनाएंगे। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स है, ये हमारा आंसर है सिंपल। तो सबको समझ आ गया जी ये लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस? कोई चैट में मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें, और अगर समझ नहीं आया तो इसमें ज़ाहिर है एक दो क्वेश्चन हम कमिंग लेक्चर में भी करेंगे, और कमिंग लेक्चर में मेक और बाय भी हमने करना है, और सीवीपी का एक दो क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं वेल एंड गुड, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं पूछते तो मैं अपनी मर्जी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपकी फर्दर जो है इन डेप्थ प्रैक्टिस हो सके। और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो हम जो है उसको, और बहुत से डिसीजन है उसमें, तो दो तरह के हम सीख लेंगे कमिंग लेक्चर में, मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। और चैप्टर में बताता हूँ जी आपने कौन सा रीड करना है। टेबल बनाने का तरीका सिंपल है जी, कि आपने ये कॉलम्स बना लेने हैं जो मैंने बनाए में है। स्टार्ट लेना है, आपके पास मैक्सिमम कितना मटेरियल है, रैंकिंग 1 से शुरू कर लेना है आपने। वाई की रैंकिंग 1 थी, उसमें कितने केजीज लगे, रिमेनिंग केजीज। फिर रिमेनिंग केजीज को आपने देखना है कि अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट पूरी बना सकते हैं तो आप पूरी रो मुकम्मल लिखेंगे, जिस तरह से ये वाई वाली रो है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से हमने देखा कि 2160 केजीज चाहिए थे, तो हम पूरी प्रोडक्ट तो नहीं, पूरे यूनिट्स नहीं बना सकते। उस सूरत में हमने 2040 केजीज हैं और 1.8 केजीज पर यूनिट है डिवाइड किया ना, तो केजीज केजीज कैंसिल हो गए, यूनिट्स में आंसर आ गया 1133.33 यूनिट्स। फिर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो सारे केजीज यूज हो जाएंगे और रिमेनिंग केजीज। तो जो चैप्टर आपने रीड करना है गैरिसन और नरीन से, मैं आपको अभी बुक शो करता हूँ, आप जब तक ये क्वेश्चन देख लें, इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। आप क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, ठीक है जी, ना होने के बराबर क्वेश्चंस पूछते हैं, और कोई अच्छा क्वेश्चन पूछें ताकि मुझे भी मुश्किल हो उसमें और मज़ा आए जी आप क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर नहीं मैं दे सकूँगा, ज़ाहिर है फिर मैं माजरत करूँगा आपसे और कहूँगा जी कि मैं इसको स्टडी करके आपको बता दूंगा, ठीक है जी। कोई चैलेंज नहीं है कि आप जो भी पूछेंगे वो 100% ठीक बताऊंगा, आपको नहीं आता होगा तो मैं गलत नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। सो क्या बात हम कर रहे थे बुक के हवाले से, चैप्टर मैं बता देता हूँ आपको। गैरिसन और नोरीन चैप्टर आप नोट कर लेंगे, मैं ये आपको स्क्रीन पे शो भी कर देता हूँ कि जो कंटेंट्स हैं, लिस्ट है चैप्टर्स की। तो ये आप देख रहे हैं जी, गैरिसन नोरीन के चैप्टर्स हैं आप देख रहे हैं, और इसमें आप देखें तो एक चैप्टर है जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13, ये देख रहे हैं आप, ये चैप्टर 13 है बिल्कुल, ये चैप्टर है 578 पेज पे। इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, एक चीज़ नहीं है। और इसमें दो चीज़ें जो हैं जो लाजमी आपको मिलेंगी, एक लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है और एक मेक और बाय है। इसमें जो कुछ है वो सब कुछ हमने करना है, सब कुछ आपके कोर्स में, ठीक है। चैप्टर 13 इसको रीड करना शुरू करें। नेक्स्ट जो सीवीपी हमने किया है कवर, सीवीपी ये था चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसमें फर्दर प्रैक्टिस हम एक आध दिन और करेंगे, वो एक आध घंटा, 1 घंटा तकरीबन। आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप, जाहिर है आप हर चीज़ का एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछें। तो इसके बाद नहीं तो फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद ही फिर हम दोबारा सीवीपी पे आएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं, आप किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं चीज़ें। चैप्टर 13 नेक्स्ट जो है, इसमें जो कुछ है, ठीक है, वो कम से कम 20 मार्क्स का पेपर वहाँ से आएगा, इस चैप्टर 13 से।
और नेक्स्ट जो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि इसमें मौजूद सारी चीज़ें हम सीख लें। चैप्टर 13 आप पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन है जी, अगर हमारे पास लिमिटिंग कैपेसिटी है तो ज़ाहिर है लिमिटिंग कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। कैपेसिटी किस चीज़ से होती है, या तो आपके मशीन आवर्स कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे या लेबर आवर्स कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। कोई चीज़ रिप्रेजेंट करेगी ना आपकी कैपेसिटी को। कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, कि आपके पास जी इतने मशीन आवर्स हैं, इतने लेबर आवर्स हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैपेसिटी से ज़्यादा ज़ाहिर है काम आप नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर 13 जी सब पढ़ के आएंगे। स्पेशल ऑर्डर्स भी यहाँ पे ही हैं और बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो आज हमने फोकस किया जो हमारा ऑलरेडी जो टॉपिक अंडर डिस्कशन था उसके हवाले से, ठीक है जी। और क्या नाम है, फर्दर हमने लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस देखी, और मेक और बाय हम देखना चाह रहे थे लेकिन मैंने इंटेंशनली जो है आपको नहीं बताया, वो हम कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये जाहिर है ये हम वक्त के साथ साथ ही चीज़ें सीखेंगे, एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ नहीं बताया जा सकता, राइट। आज का टॉपिक नहीं है स्पेशल ऑर्डर्स, मैं बताना चाहूँ बता सकता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो जिस दिन मैं स्पेशल ऑर्डर्स पढ़ाऊँगा आप जो मर्जी क्वेश्चन करें, तो अपना ख्याल रखें जी। अभी कोई क्वेश्चन आपका है टिल दिस पॉइंट तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल क्लोज दिस लेक्चर। और कमिंग लेक्चर में जो है वो आपको मैंने बताया कहाँ से रीडिंग करनी है आपने। सीवीपी को आप ख़त्म करें हर जगह से, ठीक है जी, जहाँ जहाँ से आप कर सकते हैं। जो मिनिमम आपने करना है मैंने बताया आपको, वो गैरी नोरीन की एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स हैं, वो कोलिन डरूरे की एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, और कैफ 8 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 3 जगहों से आपने सीवीपी करना है मिनिमम। इसके अलावा आप कहीं से भी करें, कोई भी चीज़ नहीं आती वो ले आएँ, मुझे व्हाट्सएप करें, क्लास के बेशक 2 मिनट पहले करें, 5 मिनट पहले करें, 10 मिनट पहले करें, मुझे बताएं सर आज ये क्वेश्चन अगर आप समझते हैं कि इस काबिल है कि क्लास में करवाया जाए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होगा तो मैं सारों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, फिर आपको अलग से बता दूँगा। तो अपना ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।